हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट 2। कल हमने सिर्फ पार्ट 1 किया था और उसमें हमने कल क्या किया था, इलेक्शन कमिश्नर और पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों को हमने कल कंप्लीट किया था। और आज जो भी बचे कुछ हैं वो आज सारा हो जाएगा। ठीक है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आज ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 ही पार्ट में ही रहेगा। और ठीक है, चलो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाकी बातें बाद में। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है कल हमने बता दिया था, मतलब ऐसे जिस ऐसा बॉडी जिसमें आर्टिकल हो। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ याद रखो, ज़्यादा ऐसा खिचड़ी मत बनाओ, आर्टिकल हो इसमें। ठीक है, आर्टिकल के थ्रू ये बनाओ। इसका एक आर्टिकल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आर्टिकल्स नहीं होते, जैसे कि नीति आयोग, इसका कोई आर्टिकल नहीं है। और भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उसमें भी कुछ टाइप होते हैं, 2 टाइप उसमें होता है, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। तो वो भी देखेंगे, वो कल देखेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम कल करने वाले हैं। ठीक है, चलो। फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल याद रखना है, फाइनेंस कमीशन 280। 1+4 मेंबर, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 5। 1 मेंबर होता है जो कि चेयरमैन होता है, और 4 मेंबर होते हैं वो अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन मेंबर्स को, चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमिश्नर का जो चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और फाइनेंस कमीशन पार्ट 12 में आता है। पार्ट 12, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे यूनियन एंड स्टेटरी सिटीजनशिप ऐसे ऐसे पार्ट्स है ना, ये पार्ट 12 में आता है। ठीक है, चलो। और फिर हाई कोर्ट का जज, मतलब हाई कोर्ट के जज बनने का मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन वही बनते हैं, वही लोग बनते हैं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जिनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने लायक। ठीक है, इसीलिए इज इक्वल टू हाई कोर्ट का जज लिखा हुआ है। टर्म 5 साल, वैसे तो टर्म 5 साल है, एक बार कमीशन बन गया तो उसका टर्म 5 साल तक रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जैसे 5 साल खत्म हो गया तो फिर से एक नया कमीशन बनेगा, 5 साल खत्म हो गया तो फिर से एक नया कमीशन बनेगा, जैसे कि पीए में सब होता है, जैसे कि इलेक्शंस जो होते हैं वो नहीं। 5 साल का टर्म है, लेकिन अगर नहीं ज़रूरत है इसकी कमीशन की तो वो मतलब नहीं भी बन सकता है, जैसे कि अभी बहुत टाइम से भी नहीं बना है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, उतना वो सब मत रखो, बस टर्म याद रखो 5 साल। क्वेश्चन में आएगा तो यही आएगा, फाइनेंस कमीशन का टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स। क्वासी जुडिशियल होते हैं या फिर कुनेनियल बॉडी, क्वीन कुनेनियल, सॉरी, क्वासी जुडिशियल या फिर क्वीन कुनेनियल बॉडी। मतलब जुडिशियल से क्या समझ आ रहा है? कुछ जुडिशरी से रिलेटेड है, मतलब कुछ जजमेंट पास करने से रिलेटेड है, कुछ केस वगैरह, कुछ जजमेंट पास करना। तो ये क्वासी जुडिशियल है, मतलब क्वासी का मतलब आधा आधा। ठीक है, मतलब फाइनेंस कमीशन भी कभी कभी जजमेंट पास करते हैं, लेकिन इसको जुडिशरी में नहीं डालेंगे ना पूरी तरीके से, इसलिए इसको क्वासी जुडिशरी में डाले हैं। क्वासी जुडिशियल में मतलब आधा आधा, ये थोड़ा थोड़ा जुडिशरी वाले काम करता ही है। ठीक है, केसी नियोगी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट याद रखना, केसी नियोगी। और अभी प्रेजेंट में कौन है? एनके सिंह, प्रेजेंट में एनके सिंह। रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग होता गवर्नमेंट, ये कुछ भी अगर रिकमेंड करते हैं तो वो गवर्नमेंट पे, मतलब कि प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। प्रेसिडेंट मान भी सकता है, गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। हो गया, ये हो गया फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, इसको ध्यान रखना। अब चलते हैं कैग पे। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, GENERAL। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये आर्टिकल आता है 148 से लेकर 151 तक, इसका आर्टिकल है। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है, इसको ध्यान रखना। एक सिंगल मेंबर बॉडी, कैग में सिर्फ एक मेंबर है, जिसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कैग में जो मेंबर है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये पार्ट 5 में आता है। अब आप बताओगे कि पार्ट 5 में और क्या क्या है। सैलरी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, सैलरी जो भी कैग में के जो मेंबर्स को सैलरी मिलता है वो कौन डिटरमाइन करता है? कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, कैग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कैग जो ऑफिस है, जो एक कैग होना चाहिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होना चाहिए, इसका एक ऑफिस होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस चीज़ को किसने कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था कि कैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस चीज़ को किसने कहा था?
अम्बेडकर जी ने। डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन 1858, कैग का जो डिपार्टमेंट है वो कब क्रिएट किया गया 1858 में। ये सब मेरे को समझाने वाला है नहीं, पॉइंट है याद करने का है, ये याद रखना। अम्बेडकर जी, सिंगल मेंबर बॉडी, इसको याद करना। सैलरी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, इसमें सब कुछ थोड़ा सा एक दो ही तो लाइन है, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एडवर्ड ड्रूमोंड फर्स्ट कैग है, एडवर्ड ड्रूमोंड फर्स्ट कैग है। नाम से ही लग रहा है कि ये तो फॉरेनर है, तो मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता, आज़ाद इंडिया का पहला आज़ाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहला कैग तब कौन बने, वी नरहरि राव। आज़ाद के पहला कब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो पहला कैग बने वी नरहरि राव। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले जो पहला कैग बने एडवर्ड ड्रूमोंड, इसलिए वो आ जाएगा क्वेश्चन में ऐसा कि आज़ाद इंडिया के बाद पहला कैग कौन बना, ठीक है। और इसमें फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर थ्रू कैग, कंट्रोल इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम एट सेंट्रल स्टेट लेवल। पार्लियामेंट क्या करती है कि जो भी एक्सपेंडिचर है, कुछ भी एक्सपेंडिचर जो भी होता है, जो भी खर्चा वगैरह होता है, उस सबको देख रेख करती है कैग के मदद से। कैग ये सब देख रेख करती है और कैग बताती है पार्लियामेंट को, ठीक है। और कैग क्या करती है, हर चीज़ को कंट्रोल करती है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम हो रही है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे, उस सब चीज़ को कैग कंट्रोल करती है, ओके। और कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। और इसकी एज बताते हैं, एज, हाँ, इसकी जो टेन्योर है 6 साल, इसका जो टेन्योर है 6 साल या फिर 65 साल, मतलब 65 एज। अगर वो 6 साल, अगर वो 40 साल की उम्र में कैग बन जाता है तो 46 साल तक रहेगा, 46 तक रहेगा। और अगर मानो कि वो पर 64 ईयर्स के एज में बनता है तो अगले साल ही उसको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 65 एक ही साल में हो जाएगा, जो पहले आ जाए, समझ रहे हो। 65 एज होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब उसको उसका टेन्योर, या फिर 6 साल उसका वो टेन्योर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक जो पहले आ जाए, ठीक है। रिमूवल कैसे होता है, ऑन प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मिसबिहेव कुछ करेगा कुछ तो उस बेसिस पे रिमूव किया जाएगा, या फिर इनकैपेसिटी मतलब काम करने के लिए सक्षम नहीं होगा, उस बेसिस पे उसको हटाया जाएगा, ठीक है। आई थिंक हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। चलते हैं आर्टिकल पे। 148 से लेकर 151 तक था ना, इसको याद करने कैसे करो, पहले पढ़ लेते हैं। 148 में क्या है, कैग कंटेम्प्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होना चाहिए, उसका एक ऑफिस होना चाहिए, ये लिखा हुआ 148 में। सबसे पहला आर्टिकल में तो वही रहेगा ना, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होगी कि वो होना चाहिए, ठीक है। और जो कि अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। देयर शैल बी अ कैग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 149 में क्या है, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कैग, कैग का जो भी ड्यूटीज़ है, क्या क्या पावर है, ये सब उसमें दिया हुआ है। 150 में फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट कैसे रखेगा, डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, उसको कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें फॉर्म्स ऑफ अकाउंट 150 में। 151 में क्या, ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, जो भी वो रिपोर्ट फिर तैयार करेगा तो उसको सबमिट किसको करना है, प्रेसिडेंट को करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट आगे जाके पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा ये सब में ऐसे जाके सबमिट करेगी, ठीक है। प्रेसिडेंट आगे करेगी पार्लियामेंट में, लेकिन कैग किसको सबमिट करेगा अपना रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और इसको याद करने का ऐसे याद करो, कैग से डर, ठीक है, कैग से डर। तो कैग तो आ गया 148, डी से ड्यूटीज, ए से अकाउंट, आर से रिपोर्ट, कैग से डर, कैग 148, डी से ड्यूटीज पावर एक साथ कर लेना 149, ए से अकाउंट 150, आर से रिपोर्ट 151, 4 ही इसके आर्टिकल है। अब चलते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs। दो नेशनल कमीशन फॉर, इसमें सब कुछ बता दिया ना, इसमें एज क्राइटेरिया सब कुछ बता दिया, 6 साल या फिर 65 साल, 65 एज, ओके। नेशनल कमीशन फॉर SC STs, देखो नेशनल कमीशन फॉर SC STs जो है उसको पहले इसका नाम नेशनल कमीशन नहीं था, पहले इसका नाम क्या था, स्पेशल ऑफिसर नाम था इसका, स्पेशल ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोल रही हूँ, ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट
स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका नाम चेंज किया गया, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST किया गया 65th अमेंडमेंट के थ्रू। 65th अमेंडमेंट 1990 के थ्रू किया गया नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड ST। इसके पहले इसका नाम था स्पेशल ऑफिसर, वो पहले वाला याद मत करना कि स्पेशल ऑफिसर नाम था, बस इसी को याद करना कि नेशनल कमीशन फॉर SC ST कब बना, 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 से, ठीक है। और क्या हुआ कि नेशनल कमीशन में से फिर SC ST में को तो हटाया गया, अलग अलग किया गया, ठीक है। बाद में SC ST यहाँ पे तो साथ है, लेकिन फिर अलग अलग किया गया, SC को अलग किया गया, ST को अलग किया गया। तो SC जो है वो आर्टिकल 338 का 338 में ही रह गया और ST को 338A कर दिया गया। तो इससे क्या कह सकते हो कि अलग अलग तो किया गया, लेकिन कह सकते हो कि ST को अलग बनाया गया, तब क्योंकि ST को आर्टिकल अलग किया ना, ST का आर्टिकल 338A किया, A B C सब किस में लगता है, जिसमें अमेंडमेंट होती है ना। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ, इसमें नहीं होगा, लेकिन इसी अमेंडमेंट के थ्रू तो दोनों एक ही अमेंडमेंट के थ्रू तो बटा है, लेकिन इसको बनाया गया क्योंकि इसमें 338A लिखा हुआ है, तो नाम देख के पता चल रहा है कि ये किसी अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया है, पहले से नहीं था, इसको जोड़ा गया है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा कि SC कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आएगा, ये आएगा कि ST कौन से अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया। तो 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये तो एक्ट था, बनाया गया 2004 में, ठीक है। और इसको आर्टिकल 338A में कर दिया गया ST को, और SC को जो था पहले से ही 338 था, पहले पूरा मिला के 338 ही था, अलग किया गया तो इसको 338 ही रह दिया गया, इसको 338A कर दिया गया 89th अमेंडमेंट के थ्रू, समझ गए। फर्स्ट चेयरमैन कौन है ST के, कुंवर सिंह, ठीक है। फिर बाद में जाके एक नेशनल कमीशन फॉर OBC का भी बनाया गया, बाद में जाके नेशनल कमीशन फॉर OBC का भी बनाया गया, और ये बनाया गया 102nd अमेंडमेंट 2018 में, ठीक है। और ये आर्टिकल 338B में कर दिया गया, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 338 तो याद ही होगा, A वाला इसमें कर दिया, OBC में B आता है तो B वाला इसमें कर दिया 338B में। और इस्टेब्लिशमेंट, नेशनल कमीशन फॉर SC ST कब बना, ये तो अमेंडमेंट हो गया ना, ये तो अमेंडमेंट किया गया, बना कब, 12 मार्च 1992। ईयर सिर्फ याद कर सकते हो, करना है तो, वरना अमेंडमेंट तक ही काफ़ी है, लेकिन अगर करना है तो ईयर याद कर लेना, ऐसा डेट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ ऊपर वाले का डेट भी याद करना, 65th अमेंडमेंट भी याद करना, ठीक है। इस्टेब्लिश 1992, और ये इस्टेब्लिश किया 2004 में, और ये इस्टेब्लिश किया 1993 में। 1993 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था, मतलब कर दिया गया था, लेकिन उसको बनाया नहीं गया था, एक एक्ट उसको नहीं बनाया गया था। और याद कैसे करोगे, OBC में ऐसे कुछ कर सकते हो कि OBC ऐसा सोचा कि OBC, चलो OBC को बनाते हैं, OBC 18 साल का हो गया है, OBC बड़ा हो गया है, तो चलो इसको भी एक अलग नाम दे देते हैं, अलग इसको पहचान दे देते हैं, है ना, बालिग हो गया है, तो ऐसे कुछ 18 से कर सकते हो, OBC 2018। और ST का कैसे कर सकते हो, ST T से 3 आता है ना, ST T से 3 वाला साउंड आ रहा है, तो 3 देखो इतना एकदम ऐसा बोलो कि एकदम बढ़िया वाला एकदम बना दे, वैसे कुछ बन नहीं रहा है ना, कुछ तोड़ फोड़ कैसे बना दो, ये आर्टिकल थोड़ा ना सीक्वेंस में कि एकदम एवरीथिंग ऐसा एक लाइन के साथ ट्रिक होना चाहिए, इसको थोड़ा मोड़ा रिलेट कर लो, याद हो जाएगा। T से 3 कर लेना, इसमें तो कुछ है नहीं। और 1990, इसके लिए तो मेरे पास ट्रिक नहीं है, 1990 इसको तो डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। चलो हाँ, नेशनल कमीशन का टेन्योर कितना होता है, 3 साल टेन्योर याद रखना। नेशनल कमीशन फॉर SC ST से टेन्योर कितना होता है, 3 ईयर्स। चलो अब आया इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल में ये आर्टिकल 263 में है, आर्टिकल 263 आर्टिकल याद रखना। और इंटर स्टेट काउंसिल क्या करता है, इसको क्यों बनाया गया, ये बनाया गया अगर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होती है, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको उसके लिए बनाया गया है, या फिर स्टेट सेंटर के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए बनाया गया, मतलब स्टेट के बीच में या फिर स्टेट सेंटर के बीच के रिलेशन को मतलब इनकरेज करने के लिए, एक कोऑर्डिनेशन, एक
कोऑर्डिनेशन को, उसके बीच के रिलेशन को, उसको इनकरेज करने के लिए इसको बनाया गया स्टेट या फिर स्टेट सेंटर। ठीक है, इतना ही ध्यान रखो। आर्टिकल 263 में है, इसको ध्यान रखना, इस्टेब्लिश किया गया था 28 मई 1990 को इस्टेब्लिश किया गया था। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरकारिया कमेटी, याद रखना। ऑन द रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था इंटर स्टेट काउंसिल? सरकारिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और ये कमेटी कब बनी थी? 1983 में। कमेटी 1983 में बनी, रिकमेंड किया, फिर 1990 में ये इस्टेब्लिश कर दिया गया। कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स आ चुका है क्वेश्चन में, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं पीएम के द्वारा। पीएम, प्रेसिडेंट नहीं, पीएम। ओके, अब आते हैं ये जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा कि क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल हुआ था। और ये कौन से आर्टिकल में? 279 ए है। ए आर्टिकल 279 आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हमने दिया नहीं। 279 आर्टिकल में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स विद रिस्पेक्ट टू टैक्स, मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी लेखा जोखा, जो भी कैलकुलेशन, वो इसमें लिखा हुआ है 279 में। ठीक है, तो इसको याद ही हो जाएगा क्योंकि 279 में टैक्स है, तो ऊपर वाले में टैक्स से ऐसे कर लोगे रूट वर्ड से। चलो, 279 ए में क्या है? क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और ये कब से लागू हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट याद करना, कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, खत्म हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहीं तक था वीडियो। कल से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करेंगे हम, और देखते हैं उसको कितने पार्ट में हो सकता है। ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, और अगर समझ में आया तो लाइक कर देना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।